नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात करेंगे अस्थमा या कहें दमा की। अस्थमा की स्थिति में मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है और ये मुख्य रूप से फेफड़ों में होने वाली गंभीर बीमारी है। पहले माना जाता था कि एक उम्र के बाद ही दमा लोगों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन आजकल प्रदूषण और आधुनिक जीवन शैली के कारण अस्थमा के रोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। कई डॉक्टर अस्थमा को कोई बीमारी मानने की बजाय एक स्थिति बताते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि अस्थमा का खतरा लगभग सभी उम्र के लोगों में है। भारत में अस्थमा के मरीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कम उम्र के लोग, यहां तक कि बच्चों को भी अब ये समस्या अपना शिकार बना रही है। भारत में अगर आंकड़ों के जरिए समझे तो पूरी दुनिया के 13% अस्थमा के रोगी हैं। देश में जागरूकता की कमी की वजह से अस्थमा रोगों की मौतों के मामले में भारत सबसे आगे है। दुनिया भर में अस्थमा से होने वाली 46% मौतें अकेले भारत में होती है। भारत में हर साल अस्थमा के कारण अनुमानित 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2022 है, भारत में 3 करोड़ 50 लाख लोगों को अस्थमा है और इस बीमारी के शिकार लोगों को निरंतर सावधानी बरतने की जरूरत है। और यहाँ प्रमुख कारण एक ये माना जाता है कि अस्थमा का समय पर निदान नहीं होता। ज्यादातर जो लोग हैं वो समय पर इसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, इलाज नहीं होता, इसलिए खतरा ज्यादा होता है। जागरूकता की कमी हमारे देश में अस्थमा को लेकर देखी जाती है। इसलिए आज हम अस्थमा से जुड़े सभी पहलुओं पर आयुष्मान भव में करेंगे बातचीत और एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी विशेषज्ञों से जानेंगे अस्थमा के पीछे के कारण, सावधानियां और निदान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, एम्स। आपको बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मित्तल, स्वागत है। और साथ ही शुक्रिया, आप हमारे साथ आयुष्मान भव में आज जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर नितिन अग्रवाल जुड़े हुए हैं, जो कि चेयरमैन हैं ब्लिस आयुर्वेदा के। डॉक्टर नितिन अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर नीरज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एचओडी हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर सौरभ मित्तल, शुरुआत आपसे करेंगे। मैं चाहूँगी थोड़ा मेडिकल टर्म्स में समझाएं, क्या माना जाए। अस्थमा के बारे में हमें पता है कि सांस लेने से जुड़ी बीमारी है, जो आम लोग जानते हैं। थोड़ा ब्रॉडर अगर इसके मायने समझना चाहें तो क्या है अस्थमा? अस्थमा एक फेफड़ों की बीमारी है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारे सांस लेने की नलियाँ होती हैं, जिनसे हमारी सांस अंदर जाती है, जिनको हम ब्रोंकस बोलते हैं, उनके जो एपिथेलियम है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो जो सांस लेने का रास्ता होता है वो छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो ये एपिसोडिक होता है, मतलब ये हमेशा नहीं रहता। बीच बीच में कोई भी पॉल्यूशन हुआ, कोई एक्सपोजर हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, वो उस समय बढ़ जाता है और उस समय पेशेंट को सांस की नलियाँ सिकुड़ने लगती है और सूजन आने लगती है। उसकी वजह से मरीज को सांस लेने की दिक्कत होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं कि अस्थमा का अटैक आ गया। पर वो दिक्कत बीच बीच में घटती बढ़ती रहती है। मेजर प्रॉब्लम इसमें जो होती है वो होती है कि सांस की नलियों में सूजन, और जिसकी वजह से मरीज को सांस की दिक्कत होती है। अब इसके जो लक्षण होते हैं वो प्राइमरीली होते हैं खांसी और सांस में दिक्कत। इसमें ज़्यादातर बलगम की परेशानी नहीं होती है, सूखी खांसी और सांस जो कि मौसम बदलने पर, सर्दियों में कोई इन्फेक्शन के बाद बढ़ जाता है, ये इसमें सामान्य लक्षण होते हैं। ठीक है डॉक्टर नितिन अग्रवाल, अगर आयुर्वेद के नज़रिए से समझे तो श्वास से जुड़ा रोग इसे आयुर्वेद में माना जाता है। आयुर्वेद के नज़रिए से बताइए अस्थमा क्या है? नमस्कार। आयुर्वेद में इसको तमक श्वास बोलते हैं और ये अगर आयुर्वेद की डेफिनेशन से करें तो वात कफ की व्याधि मानी जाती है। और इसका प्रमुख कारण जो आयुर्वेद में बोलते हैं वो पेट से जनित होता है। तो होता क्या है कि पोल्यूशन है, जितने भी जो डस्ट है, ये सब तो एटमॉस्फेयर में रहते ही हैं। उसका ज़्यादा उसके प्रति अगर हमारा वो हो जाता है तो निश्चित रूप से उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे आता है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कई बार हमारी जो पाचन शक्ति होती है, जब वो कमज़ोर हो जाती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट डालता है। उसकी वजह से हम, या जिन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो लोग फिर जितना भी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, डस्ट है, इंसेक्ट्स हैं, पेट्स हैं, उनके माध्यम से ज़्यादा फिर प्रोन हो जाते हैं। और इसलिए आयुर्वेद में उस दृष्टि से ये माना जाता है कि हम इन सब चीज़ों से बचाव के साथ साथ अपनी पाचन क्रिया पर भी ध्यान दें, तो हम निश्चित रूप से तमक श्वास को कम कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और होम्योपैथी क्या कहते हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता? देखिए, होम्योपैथी में अस्थमा जो है ना, एक क्रॉनिक बीमारी के रूप में माना जाता है। हालांकि इसमें एक्यूट एपिसोड्स भी आते हैं, क्रॉनिक चलते चलते एक्यूट भी हो सकता है। एंड स्पेशली
बदलते हुए मौसम में खास करके जब हम देखते हैं कि पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का बढ़ता है, पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 और 10.5 तक जा सकता है और उसका इफ़ेक्ट सीधा हमारे श्वास की नली पर और हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। और इसमें एक हमारे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स हैं और पूरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें स्वेलिंग आती है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण से सांस अंदर लेना मुश्किल होता है, खांसी के साथ ये दिक्कत देखी जाती है। और बदलते हुए मौसम में खास करके जब ये हमारा देखते हैं कि आसपास के दिल्ली शहर के जो प्रदेश हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ पर क्रॉप्स का जो बर्निंग, स्टबल बर्निंग जो कहते हैं, इसके साथ जो धुआं निकलता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन में जो डस्ट है, खास करके जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ हैं जहाँ पर ये धूल मिट्टी का काफ़ी देखा जाता है, और ये स्टबल बर्निंग के कारण जो धुआं है हवा के साथ हमारे दिल्ली शहर की तरफ बढ़ता है, तो ये केसेस अस्थमा के ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में सिर्फ अस्थमा ही नहीं बल्कि काफ़ी क्रॉनिक जो बीमारियां हैं, जैसे क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, एलर्जीज़ हैं, ये बढ़ने को देखने को मिलती हैं। हमारे हवा में जो एलर्जेंस हैं वो डस्ट है, स्मॉग है और फेदर्स हैं, जैसे पेट्स कहीं हैं तो उसके जो निकलता है, जो रुआं निकलता है उससे, और पॉलन्स होते हैं, जो पॉलन गिरते हैं उसकी वजह से भी ये ट्रिगर होते हैं, ये एक्साइटिंग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। और होम्योपैथी में एक क्रॉनिक बीमारी को समझने के लिए हमें पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है, पूरे व्यक्ति को समझना पड़ता है, सिर्फ बीमारी नहीं, उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्यों है, क्या अनुवांशिक है, हेरिडिटरी है, या ये ट्रिगर हुआ है किसी एलर्जन की तरफ से। तो ये सारा समझते हुए हमें पूरी एक पिक्चर बनाते हैं, पूरे सिम्टम्स को समझते हुए फिर उसके हिसाब से हम उसकी दवा का निर्धारण करते हैं। और दवाएं उपलब्ध हैं, एक्यूट एपिसोड हो या क्रॉनिक हो, उसके लिए हम मैनेज करते हैं। ठीक है, बहुत अहम बातें आप सभी ने बताई हैं। डॉक्टर मित्तल, मैं चाहूँगी कि जो प्राइमरी कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की बात हो रही है उसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में बताएं। जैसे अभी डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि हेरिडिटरी भी हो सकता है किसी और चीज़ से ट्रिगर होता हो। क्या प्राइमरी कॉजेज़ हैं एस्थमा के? एस्थमा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में रन करता है, मतलब किसी के ग्रैंड पेरेंट को, अंकल को, आंट को एस्थमा है तो इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो फैमिली में, बच्चों में, उसके आगे, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। दूसरी चीज़ होती है एनवायरनमेंट, मींस जैसे घर में एसी की धूल होती है, कंबल होते हैं, पेट्स होते हैं, दे कैन ट्रिगर। जैसे किसी को चांसेस है कि उसको एस्थमा हो सकता है, उसकी फैमिली में किसी को एस्थमा रहा है, बट अगर उनको एनवायरमेंटल ट्रिगर मिल जाता है तो वो एस्थमा उनको डेवलप हो जाता है। तो एक होता है कि क्रॉनिक एस्थमा, पेशेंट को दमा की दिक्कत चल रही है, वो इलाज ले रहा है, नहीं ले रहा है, पर जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती है और अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो दमा बढ़ने लगता है। कुछ लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, उसकी वजह से भी दमा बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने लगता है, उसकी वजह से दमा बढ़ जाता है। पेट्स होते हैं, पॉलन एक्सपोजर होता है, जैसे मौसम बदलता है, बहुत सारे पोलन एनवायरनमेंट में आ गए, उस समय दमा बढ़ जाता है। पर इसके होने का मेन कारण एक होता है जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और दूसरा होता है कि एनवायरनमेंट से कोई ट्रिगर आ जाता है। अच्छा, जो एनवायरनमेंट से ट्रिगर की आपने बात की ना, कंबल और बाकी चीज़ों की, पेट से हो सकता है, तो जो एलर्जी की बात कही जाती है वो एलर्जी और एस्थमा में क्या अंतर है? तो एस्थमा जो होता है वो ज़्यादातर केसेस में, अगर हम कहें 70 से 80% केसेस में, वो एलर्जिक एस्थमा होता है, पर एक नॉन एलर्जिक एस्थमा भी एक तरीका होता है। तो एलर्जिक एस्थमा जो होता है वो यूजुअली अर्ली ऑनसेट होता है, मतलब बच्चों में चालू हो सकता है, या 17 से 18 साल के बच्चों में, 20-25 साल में जो इन लोगों में एस्थमा की दिक्कत चालू होती है वो ज़्यादातर एलर्जिक होता है। पर जैसे कुछ होता है कि एस्थमा चालू होता है 40-50 साल की उम्र के बाद, स्पेसिफिकली जो थोड़ा ज़्यादा वजन वाली औरतें होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वजन बढ़ने लगता है, उनमें जब 50 साल की उम्र के बाद सांस की दिक्कत चालू होती है तो उसको बोलते हैं हम लेट ऑनसेट एस्थमा। वो ज़्यादातर केसेस में बिना एलर्जी की वजह से होता है। पर ये जो एलर्जिक एस्थमा होता है ये ज़्यादातर 70-80% यही होता है जो कि बचपन में या अर्ली एडोलसेंट या अर्ली एडल्टहुड में चालू हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को छींकें आना, आँखों में चिरमिरी लगना, स्किन रैश होना, ये सब एलर्जी का एक, कहना चाहिए, एक मैनिफेस्टेशन है कि लंग्स में भी एलर्जी है, नाक में भी एलर्जी है, आँख में भी है, स्किन में भी है, हर तरफ मरीज़ को एलर्जी है, जिसको कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं एलर्जिक मार्च होता है, कि पूरी बॉडी में एलर्जी चलती रहती है मरीज़ को। तो वो एलर्जिक एस्थमा एक उसका टाइप है। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, जो एलर्जिक और नॉन एलर्जिक एस्थमा के बारे में हमने बात की है, आयुर्वेद में क्या उन सभी के कारण समान है? हाँ, लगभग। जैसे मैंने पहले कहा कि पाचन क्रिया, जिसको अग्नि बोलते हैं, अग्नि मतलब कोई पेट में आग नहीं लग रही, बेसिकली इट इज़ बॉडीज एबिलिटी टू सिक्रीट जूसेस एंड एंजाइम्स ऑप्टिमली अकॉर्डिंग टू द फूड वी हैव ईटन। तो वो बेसिकली क्या है कि अगर वो डिस्टर्ब होता है तो तभी हम एलर्जिक प्रोन होते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भारत में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पर्दे तक हो गए, डस्ट हो गई, हम लोग बहुत सफाई नहीं रख पाते, एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोक नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, वो सब है।
मैं एक ऐसे देश में जाता हूँ जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ पे आयुर्वेद पे बोलता हूँ। वहाँ पे तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, तो भी वहाँ पर एलर्जी और एलर्जिक एस्थमा ट्रिगर करता है। उसका कारण प्रधानतया पॉलन्स के साथ साथ भोजन होता है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि सबकॉन्शियसली लोग एक गिलास से दूध पी रहे हैं, एक गिलास से पाइनएप्पल जूस या ऑरेंज जूस पी रहे हैं, तो उसको कहते हैं विरुद्धाहार भोजन, इनकम्पैटिबल फूड। तो जब हम इस तरह का भी जब चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो भी धीरे धीरे बॉडी के अंदर इन चीज़ों को ट्रिगर कर रही है। दूसरा जो विषय डॉक्टर मित्तल ने रखा कि नॉन एलर्जिक, यस इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो एक बहुत प्राइमरी रोल प्ले करता है। और विशेषकर जैसे कि आपने बोला कि महिलाओं के अंदर होता है, एक 40-50 साल की वो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड स्ट्रेस, और उसको सप्रेशन ऑफ अर्जेस भी बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, कि बहुत बड़े पैमाने पर अपनी डिज़ायर्स को, अर्जेस को दबा के रखती हैं। महिलाएं ज़्यादा रखती हैं पुरुषों की अपेक्षा, भारत में तो अक्सर ये देखने में आता है। तो उस नाते भी वो कई बार एक इमोशनल आउटबस्ट होता है, वो कई लेवल पर आता है, जिसके अंदर लेबर्ड ब्रीदिंग से स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे करके वो एस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। हमारे अपने अनुभव में ऐसा बहुत देखा गया है कि जिसमें हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम किया और उससे एस्थमा में काफ़ी रिलीफ मिला। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप हमेशा कोई एंटी एलर्जिक या ब्रोंकाइटिस के लिए ही कोई थेरेपी देंगे या ट्रीटमेंट देंगे। भाई कई बार जब स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो उससे भी बड़ा लाभ मिलता है पेशेंट्स में। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, जो मरीज़ आप लोगों के पास आते हैं जो एस्थमा से जुड़े रोगी हैं, किस तरह के मामले आप देख रहे हैं जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हमने एक आंकड़ा देखा तो मौतें सबसे ज़्यादा दुनिया भर में भारत में देखी जाती हैं एस्थमा को लेकर, तो किस तरह के मामले हैं, क्या देखा जा रहा है भारत में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस लोगों में इतनी नहीं है। क्या होता है कि जैसे ही अस्थमा का ट्रिगर होता है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा है हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन होती है, जेनेटिक टेंडेंसी होती है अस्थमा की, तो अगर किसी की फैमिली में रन कर रहा है तो पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि भाई इसको ये परेशानी होने की संभावना है। तो बच्चे हों या एडल्ट्स हों तो उनको जाकर के डॉक्टर से टाइम टू टाइम सलाह लेनी चाहिए। और जो पेशेंट आते हैं वो जनरली आते हैं खांसी को लेकर के, या खांसी के साथ थोड़ा सा सांस फूल रहा है वो उसको लेकर के, तो जो डॉक्टर लोग हैं वो इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये सिंपल कफ है, सिंपल ब्रोंकाइटिस है, या इसके पीछे कोई एलर्जीज़ हैं। तो एलर्जीज़ अगर हैं तो एलर्जीज़ का टेस्ट कराया जाता है। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो सीरम IgE जिसको बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन E, तो उससे हमें पता लगता है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट होता है ब्लड के अंदर, उससे भी आइडिया लगता है कि अगर वो मात्रा उसकी ज़्यादा बढ़ रही है तो हम उससे अंदाज़ा लगा करके पेशेंट को बता सकते हैं कि देखिए आपकी एलर्जीज़ बढ़ रही हैं। और एलर्जिक टेस्ट भी होते हैं, अवेलेबल हैं, जो ब्लड से ही होते हैं, और कुछ पैच टेस्ट होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि किसी को किसी डेंडर से, किसी मोल्ड से, फंगस से, या किसी खास खाने पीने की वस्तु से, या कोई केमिकल जो हवा में है, या जो डिओडोरेंट परफ्यूम्स लोग लगाते हैं उससे भी हो सकता है। तो ये जागरूकता बताना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम ये एसेस कर पाएँ कि किसी व्यक्ति को किस रूप में या किस वजह से ये चीज़ आ रही है तो हम उसको जागरूक कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उसका निदान और उसका उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी में आप और क्या जोड़ेंगे डॉक्टर मित्तल, कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? तो जो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर भी मरीज़ को नहीं बताते कि आपको एस्थमा है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है जब डॉक्टर मरीज़ को बताता है कि मुझे लगता है आपको एस्थमा है, तो मरीज़ डॉक्टर बदल लेता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट को सही बात नहीं कन्वे की जाती कि आपको एस्थमा है और आपको इसका इलाज करना है। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात, जब मरीज़ को बताया जाता है कि आपको एस्थमा है, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है या आपको ये इनहेलर लेना है, तो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है समाज में कि भाई इनके घर में किसी को एस्थमा है, इनके घर से नहीं जाना, इनके बच्चों से बात नहीं करना कि इनके घर में एस्थमा है। वो जो स्टिग्मा है उसकी वजह से लोग ना इलाज करते हैं और अपनी बीमारी को छुपाते हैं। वो क्या होता है, वो बीमारी बढ़ती जाती है और एक समय आता है जब अटैक आता है और तब वो मरीज़ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। हमारे देश में जो आपने बात की कि एस्थमा से मौतें होती हैं, वो ज़्यादातर मौतें ज़्यादा कम उम्र के लोगों की होती है, मतलब 30 साल से कम, क्योंकि उन्होंने कभी अपने एस्थमा का इलाज नहीं कराया, अचानक अटैक आया और वो हॉस्पिटल पहुंचने तक या हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी तरह से ट्रीटेबल है, जिसका कि इलाज हो सकता है, जिसका इलाज एलोपैथी में मैक्सिमम इनहेलर होता है जो आप रेगुलर बेसिस पे लें या इंटरमिटेंट बेसिस पे लें, जिससे कि आपकी बीमारी कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल। एलोपैथी ये कहती है कि एस्थमा पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, कंट्रोल हो जाता है, बट हमारी जो पद्धति है वो ये कहती है कि एस्थमा ख़त्म नहीं होता और किसी न किसी रूप में
थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन और सूजन पीछे चलती रहती है। तो एक सही टाइम पे इलाज बहुत ज़रूरी है ये मौतों को बचाने के लिए। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, जो स्टिग्मा की बात कही उसको लेकर आप भी आज क्या मैसेज देंगे? कई लोग जैसे उन्होंने कहा कि घर के पास से नहीं निकलते, अगर पता लग जाए इनके घर में दमा है किसी को तो क्या करना है? देखिए ये बात तो सही है कुछ हद तक। हमारे देश में थोड़ी अज्ञानता के कारण ऐसी अस्थमा नहीं बहुत सारी बीमारियों को लेके स्टिग्मा रहता है, लेकिन वो गलत है। उस पर तो खैर एजुकेशन उनको देनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट टेक भी है आयुर्वेद की दृष्टि से कि जिसको हम जेनेटिक्स कई बार बोलते हैं, इट में नॉट नेसेसरीली भी जेनेटिक्स ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि पूरे घर का आहार विहार एक सा ही होता है, उसका घर का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो भी एक सा होता है। सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, बंद घर हैं, धूल में उसी तरह से रह रहे हैं, मतलब तो एक कॉन्शियसनेस लेवल पे सोच ही नहीं पाता पूरा घर, चाहे वो आपके पिताजी हों, चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार में और जने हों, कि भाई हमें करेक्शन करना है कहीं ना कहीं। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खान पान में, जैसे मैंने बताया कि विरुद्धाहार आप भोजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पूरा घर सोचता है कि हम लोग तो, हमारे पापा भी कर रहे थे, बाबा जी वही खा रहे थे, तो हम भी यही खा रहे हैं खाना। तो उसको कई बार एक जेनेटिक मान लेते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया ही ठीक नहीं है। तो उस पर भी एक एजुकेशन करने की ज़रूरत है। और आयुर्वेद में हमारा ऐसा मानना होता है कि हम अगर सही तरीके से एस्मा को अगर सही समय पर आप उसका इलाज कर लेते हैं और इनिशियल स्टेज में कर लेते हैं तो उसका क्योर भी हो जाता है। तो तमक श्वास का इलाज है आयुर्वेद में, और उस नाते, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप उसको बहुत क्रोनिक कर लेंगे, उसको बिल्कुल ही जैसे पका के और सब जगह से हार के अगर आप आएंगे आयुर्वेद पे तो फिर निश्चित रूप से वो नहीं मिलने वाला। हाँ, इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर मित्तल ने बोला, इनहेलर्स वगैरह, यस यू कैन डू दैट। स्टेरॉइड्स भी चलाते हैं, वो भी सब लोग करते ही हैं। बट अल्टीमेटली एक थॉट प्रोसेस दिमाग में आना जरूरी है कि कहीं ना कहीं लाइफ में एक सर्टेन डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा कि हम इस बीमारी का समूल इलाज कर पाएँ या उसको इतना सबसाइड कर दें कि इसके ट्रिगर आसानी से हो ना पाए। तो ये जो थॉट प्रोसेस जब तक हम नहीं देंगे तो स्टिग्मा पालने से तो कुछ नहीं होता। वो तो किसी चीज़ का भी आप पाल के जी सकते हैं, फिर उससे कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल। होम्योपैथी की अगर बात करें डॉक्टर गुप्ता, तो होम्योपैथी में जो अंडरलाइन कॉज है उसे आप लोग देखते हैं, सिर्फ सिम्टम्स पे बात नहीं होती। किस तरह से ट्रीटमेंट और कितना कारगर ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है एस्मा के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो सिस्टम है होम्योपैथी में, इसमें हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। पेशेंट का मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल सिम्टम क्या हैं, उसकी पैथोलॉजी क्या है, सारा समूल उसमें हम देख करके उसके हिसाब से जो लक्षण सामने आ रहे हैं उसको हम टारगेट करते हैं। और यही नहीं है, क्योंकि ये देखा जाता है कि कुछ इम्यूनिटी लेवल का भी इशू होता है इसमें। जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी बहुत सप्रेस्ड है, नीचे चली गई है, तो उसको हमारी दवाओं से, इम्यूनो बूस्टर्स हमारे पास हैं कुछ ऐसे दवाइयाँ, जैसे कोविड में भी हमने कुछ मतलब ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किए, तो उसमें इम्यूनो बूस्टिंग दवाइयों से हमने उनकी पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाई, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को फाइट कर पाते हैं कि हमारे को खांसी या दमा या कोई और बीमारी ना हो सके। तो ये चीज़ देखी जाती है होम्योपैथी में। सिर्फ हेरिडिटरी टेंडेंसीज ही नहीं, डाइट और रेजिमेंट, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा डाइट उसके हिसाब से होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल उसके हिसाब से होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट का प्रदूषण मिनिमल लेवल पे होना चाहिए। जैसे दिल्ली प्रदेश हमारा जो डीपीसीसी है, कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल है, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल है, वो टाइम टू टाइम एडवाइजरीज जारी करते हैं कि इस जगह पे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इस जगह पर। अब जैसे आज की डेट पे हमने देखा हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से ऊपर जा रहा है दिल्ली और एनसीआर में। तो ये जो चीज़ है एक सीवियरिटी लेवल पे आता है। तो ये हमारी जो एडवाइजरीज दिल्ली सरकार या हमारी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या डीपीसीसी जारी करता है टाइम टू टाइम, उसको हमें ध्यान रखना है। और उसमें गाइडेंस रहती है कि पेशेंट के लिए, स्पेशली जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, तो वो ऐसे एक्सपोजर में ना जाएँ। और एडवाइजरीज में ये दिया जाता है कि सुबह आप सैर मत करिए क्योंकि पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है। तो होम्योपैथी में सिर्फ हम होम्योपैथिक उपचार ही नहीं करते, ये एडवाइस भी देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं जो पेशेंट को एजुकेट करना, उसको बताना कि भाई किस चीज़ से आपको लाभ मिल सकता है और किस चीज़ से नुकसान मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों का हम एक टोटलिटिस्टिक अप्रोच हम अपनाते हैं, उसके हिसाब से दवा दी जाती है। ठीक है डॉक्टर मित्तल, आपने इनहेलर्स की जो बात कही, वो एलर्जिक या नॉन एलर्जिक दोनों ही एस्मा के लिए हैं। और अगर हम शॉर्ट टर्म मेडिकेशन की बात करें और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की बात करें तो किस तरह से ट्रीटमेंट एलोपैथी में है? तो इन्हेलर जो है वो एस्थमा के लिए है, चाहे एलर्जिक है चाहे नॉन एलर्जिक है। हालांकि दवाइयाँ इन्हेलर बहुत तरीके के आते हैं। अच्छा। तो दवाइयाँ बदल सकती हैं, कौन से तरीके का इन्हेलर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है वो आपको उस तरीके से लेना चाहिए। तो
जो जैसे जिन मरीजों को बहुत कम लक्षण होते हैं उनको बताते हैं कि जब आपको दिक्कत हो आप उस समय इन्हेलर लें, पर जिनके लक्षण लंबे समय से है और ज़्यादा लक्षण है उन लोगों को बताया जाता है कि आप इन्हेलर रेगुलरली लें, दिन में 2 बार लें या जैसे भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से लें। इन्हेलर के साथ साथ दवाइयाँ भी होती है जो हम कुछ मरीजों को कुछ समय के लिए देते हैं, पर हमारी पद्धति में प्राइमरी ट्रीटमेंट अस्थमा का इन्हेलर और एलर्जन अवॉइडेंस, मतलब जिससे भी चीज़ से आपको ये बढ़ रहा है वो आपको अवॉइड करना है, चाहे वो फूड है, चाहे वो डस्ट है, चाहे वो पेट्स है या पॉलन है। इन्हेलर प्राइमरी ट्रीटमेंट है। बट अभी क्या होता है कि जैसे बहुत मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनका अस्थमा 5 साल से है, 10 साल से, 15 साल से है, इलाज नहीं हुआ, इतना बढ़ चुका है कि इन्हेलर भी अब काम नहीं कर रहे हैं। तो उन मरीज़ों के लिए नई दवाइयाँ भी बाज़ार में आ गई हैं जिनको हम बायोलॉजिकल बोलते हैं। कई तरीके की दवाइयाँ आ गई हैं जिनको इंजेक्शन से आती हैं, और जो बहुत ख़राब अस्थमा के मरीज़ होते हैं उनमें काफ़ी हद तक देखा गया है कि उनके लक्षण बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मरीज़ की क्या स्थिति है उसके हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं कि किस लेवल का इलाज उसको चाहिए। ठीक है। और जो आयुर्वेद में डॉक्टर अग्रवाल आपने बताया, जो कारण मेन बताया आपने कि किस तरह से इम्बैलेंस लाइफस्टाइल है, जो पुअर डाइजेशन है, और जो आपने कहा कि जो विरुद्ध आहार हैं उन्हें ख़ास तौर से खाना, और जेनेटिक्स की भी बात की है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी हमने बात की है। अगर सारे फैक्टर्स को अलग अलग करके देखें तो आयुर्वेद क्या उपचार, क्या इलाज, क्या तरीके बताता है जो जीवन में हमें लागू करने हैं? तो निश्चित रूप से आहार और विहार का तो महत्व है ही है, जिसमें कि क्या है कि अगर आप एलर्जीज प्रोन हैं और आपको लगता है कि, तो ये एक थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि भाई ये तो पोल्यूशन तो सबके लिए था, मुझे ही ये प्रॉब्लम क्यों हुई। और या फिर इस तरह का कि जैसे मैंने कुछ जगहों को बताया कि कुछ जहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है उसके बावजूद भी अगर आपको एलर्जी ट्रिगर कर रही है और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम अपने आहार विहार में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जैसे कि अक्सर देखने में आता है कि सबकॉन्शियसली हम लोग ठंडा पानी या रेफ्रिजरेटेड वाटर खूब पीते हैं, आइस कोल्ड वाटर पीते हैं, उसकी एक बड़ी टेंडेंसी रहती है और लोग सबकॉन्शियसली पीते हैं। कई बार बहुत से लोग ये जो नमकीन भुजिया, जो फ्राइड फूड होता है जिसको अक्सर बोलते हैं, वो खा लेते रहते हैं। पाम ऑयल्स में मतलब पूरा एक फ्राई किया हुआ चीज़ें हम लोग सबकॉन्शियसली खाते रहते हैं। किसी डॉक्टर को पूछेगा खाते नहीं, मैं तो बिल्कुल केवल दाल रोटी चावल खाता हूँ। लेकिन जब आप मॉनिटर कर रहे होंगे या घर में किसी को बोलेंगे कि आप इनकी फूड हैबिट्स को मॉनिटर करिए, तो देखिए कि वो बिटवीन द मील्स भी क्या क्या खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जब क्या होता है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करती हैं, और जो टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन है वो निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर है, जो कि हमको इवन जो ऐसे भोजन जो कि हेल्दी माने जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हमारा इंटॉलरेंस हो जाता है। यहाँ तक इवन जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो जनरली कंसिडर्ड वेरी हेल्दी इन इंडियन सोसाइटी, वो भी कई बार ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं जिसकी वजह से हमको एलर्जीज़ होती हैं और हमको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो आयुर्वेद में इन सब चीज़ों का केवल हम इसको निषेध ही नहीं करते, लेकिन निषेध के साथ उसका करेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो करेक्शन के लिए आयुर्वेद की औषधियाँ देते हैं उसी के हिसाब से, जैसे कि आपका पाचन ठीक हो, बॉडी का डिटॉक्स हो। पंचकर्म की थेरेपीज़ देते हैं जिससे कि पूरा बॉडी का अच्छा सा डिटॉक्स हो जाए। और जब डिटॉक्स हो जाता है तो कई बार ऐसे बहुत सा भोजन जो कि एक तरह से आपको पहले पच नहीं रहा था या आपको उससे एलर्जी हो रही थी, वो आप बड़े आराम से कर लेते हो, आपको कोई एलर्जी नहीं होती। तो एक बड़ा परिवर्तन व्यक्ति के शरीर में और उसमें आ जाता है। जैसे मैंने दूसरी बात भी बताई थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो उसका एसेंशियल पार्ट है। तो अक्सर हम चर्चा भी करते हैं, नाड़ी भी देखते हैं, और अनेकों तरह के आयुर्वेद के वैद्यों को ये हमेशा ही उनके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो केवल सिम्टोमेटिक तरीके से अपना इलाज नहीं लिख दें कि आपने 2 चीज़ें बताई हैं कि मुझे अस्थमा है और आपने तुरंत दवाइयाँ लिखी, हाँ भी जाओ। उनसे बात करिए कि उनके साइकोलॉजिकल इनपुट क्या है, उनके अंदर कोई सप्रेशन तो नहीं है अर्जिस का या उनका इमोशंस का। अगर वो भी है तो उस पर भी चर्चा हो, उसका भी फिर हम इलाज करें, चाहे वो ध्यान से करें, योग से करें, या आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं जैसे ब्राह्मी अश्वगंध के योग होते हैं उनके माध्यम से उनका इलाज करें। तो अगर हम पूरा ये जब कंबाइंड थेरेपी के साथ उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैंने जैसे पहले कहा ये वर्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, बट एज़मा, तमक श्वास जिसको हम बोलते हैं, उसका आयुर्वेद में इलाज भी होता है, क्योर भी होता है। यानी जिंदगी भर आपको उसके साथ जिएंगे, ऐसे अभिशप्त होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जो होम्योपैथी में आपने ट्रीटमेंट की बात कही थी डॉक्टर गुप्ता, इसमें होम्योपैथी किस तरह से असर करता है कि जो सिम्टम्स की सिवियरिटी है या फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, या जो एक तरह से हम कहें लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, किस तरह से होम्योपैथी असर करती है? देखिए, होम्योपैथिक जो दवाएं हम देते हैं वो दोनों लेवल पे काम करती हैं।
ना केवल लक्षण पे काम करती है बल्कि जो इम्यूनिटी, मैंने जैसे पहले बात की, हमारी जो लंग कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी लंग्स की है, उसको भी एनहेंस करने में सक्षम होती हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेट में आ रहा है। जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है तो हमें टिंचर्स भी देने पड़ते हैं ताकि उसकी जो पैथोलॉजी है उसको हम रिवर्स कर पाएँ, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको रिवर्स कर पाएँ। और जब वो थोड़ा सा एक एक्यूट स्टेट से बाहर निकलता है, फिर हम एक सिमिलर मेडिसिन जो लक्षण है उसके बेस पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। वो सारे जैसे मैंने पहले बताया टोटलिस्टिक समझते हुए, उसका साइकोलॉजी जैसे स्ट्रेस है, अगर कोई फैक्टर इस तरीके का है, उसके डाइट से रिलेटेड कोई फैक्टर है, या उसके जो एक्सप्रेसिव मैनिफेस्टेशंस हैं इस समय, वो सिम्टम्स को एक टोटल अंडरस्टैंड करते हुए फिर उस दवा का निर्धारण, पहले दवा का चयन किया जाता है और उसकी ससेप्टिबिलिटी देखी जाती है कि पेशेंट किस उम्र का है, किस स्टेट में आया है। वो सारे पैरामीटर्स को समझते हुए, उसकी ससेप्टिबिलिटी को निर्धारित करते हुए फिर हम दवाई की पोटेंसी का चयन करते हैं कि किसी में लो पोटेंसी चाहिए यानी जैसे 30 पोटेंसी, किसी में 200 चाहिए या किसी में हायर पोटेंसी चाहिए। वो सारा समझते हुए दवाई का ना केवल चयन, उसका उपचार भी इस तरीके से करते हैं। ठीक है। अगर हम बच्चों में अस्थमा की बात करें और बड़ों में अस्थमा की बात करें तो क्या कोई अंतर है इसमें डॉक्टर? तो बच्चों का अस्थमा जो है वो ज़्यादातर 5 साल की उम्र के बाद चालू होता है, और अगर बच्चों के अस्थमा का इलाज और डायग्नोसिस टाइम से हो जाए तो जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, मतलब 15, 16, 17, 18 साल, वो अस्थमा 95% चांस होते हैं कि वो फुल्ली कंट्रोल हो जाएगा और 60-70% चांस होते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा। पर वो तभी हो पाएगा जबकि वो टाइमली पता चल गया और उसका इलाज स्टार्ट हो गया। जबकि बड़ों का अस्थमा जो होता है, जो कि मान लिया 25 साल की उम्र में आपको पहली बार पता चला या 50 साल की उम्र में पता चला, वो पूरी तरह से ख़त्म, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ख़त्म हो जाता है, बट हमारी समझ ये कहती है कि अस्थमा पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा बहुत चलता रहता है और जैसे ही कोई दिक्कत आएगी वो तुरंत बढ़ जाता है। तो उन सिचुएशंस में हम मरीज़ को ये कहते हैं, अगर आप बिल्कुल ठीक भी चल रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत कभी भी लगती है तो आपको तुरंत अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, डिले नहीं करना। क्योंकि ये जो डिले होता है ना, कि मरीज़ सोचता है मैं तो ठीक चल रहा हूँ, यही डिले होता है कि मरीज़ हॉस्पिटल लेट पहुँचता है और ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। तो बच्चों का अस्थमा काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकता है अगर उसको टाइमली ट्रीट करें। बड़ों का अस्थमा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो कि हम बच्चों में कर पाते हैं। ठीक है, अब सवाल भी हम शामिल करते हैं जो दर्शकों ने हमें भेजे, और एक ये बच्चे का ही सवाल है, बच्चे से जुड़ा हुआ। डॉक्टर अग्रवाल, ये सवाल रविंद्र मेहरा ने पूछा है दिल्ली से। इनका कहना है कि मेरा 7 साल का बेटा है जिसे पिछले 3 साल से अस्थमा है। मेरा बेटा अस्थमा पंप का इस्तेमाल करता है, क्या जीवन भर उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा? कृपया मेरी मदद करें। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, अगर एक्यूटनेस है और बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से लाइफ सेविंग के तौर पर तो उनको इनहेलर लेना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा इसमें यही है कि इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से इसमें ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं करना चाहिए। हमारे देश में दुर्भाग्य ये भी है कि कई बार हम पैथीज में वर्सेस कर लेते हैं, और इसलिए मैं आपके इस प्रोग्राम को साधुवाद देता हूँ कि कम से कम आप तीनों सिस्टम्स को मिला के उसमें से जो भी व्यक्ति के लिए बेस्ट है उसको करना चाहिए। तो साथ साथ साइमल्टेनियसली आयुर्वेद की औषधियाँ लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की औषधियाँ जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी क्लेंजिंग, उसके डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करती हैं, और साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, पाचन प्रक्रिया को ठीक करती हैं। तो जब हम ये कर पाते हैं तो एक बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका अस्थमा ठीक हो जाए। तो अगर हम उस पर लगातार वर्क करेंगे और साथ साथ इमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पर आप इन्हेलर भी लेते रहेंगे तो ये आप रास्ता ढूंढ सकते हैं, और रविंद्र जी को यही करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला जो सवाल है डॉक्टर गुप्ता, ये आशीष जाट ने पूछा है हरियाणा से। मुझे सबसे ज़्यादा मौसम बदलने पर परेशानी होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खांसी आती है, रोज़ सुबह एक्सरसाइज भी करता हूँ लेकिन मुझे राहत नहीं मिलती। मुझे क्या करना चाहिए राहत के लिए? आशीष जी, देखिए, आपने बताया कि बदलते हुए मौसम में तकलीफ़ होती है, तो आपको ये जानकारी चाहिए कि बदलता हुआ मौसम, चाहे वो सर्दी से गर्मी आ रही है या गर्मी से सर्दी आ रही है। अब जैसे आजकल का वेदर है, ये जो मौसम बदल रहा है, हमारे दिवाली का बिल्कुल आने वाला है और पटाखे वगैरह भी चलते हैं और हवा में डस्ट वगैरह है और स्टबल बर्निंग के कारण से बहुत धुआं इधर उधर रहता है। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं तो पहले आपके अपने आसपास का पर्यावरण आप देखिए। सिर्फ आसपास का है नहीं, घर का भी पर्यावरण, एनवायरनमेंट देखना है कि घर में तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको एलर्जेंस पैदा कर रहे हैं। वो कोई पेट भी हो सकता है, कोई आपने कुत्ता या बिल्ली पाली है या कोई पैरट्स या कोई बर्ड पाला हुआ है, तो उनके फैदर से जो झड़ने वाली डस्ट होती है या फुमाइट्स होते हैं वो भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें
चीज़ें आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। और आपके जो भी लक्षण हैं, आप जाइए अपने निकटतम जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लीजिए, वही आपका निर्धारण करेंगे कि आपको क्या दवा चाहिए और क्या आपको इलाज संभव हो सकता है। ठीक है डॉक्टर मित्तल, जो इम्यूनोथेरेपी होती है, क्योंकि एलर्जिक अस्थमा के ही क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है? तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, बेसिकली मैं आपको पहले बताता हूँ इम्यूनोथेरेपी होता क्या है। जी। क्योंकि हमने बात किया कि एलर्जी होती है तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको स्किन प्रिक या पैच टेस्ट बोलते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि भाई इस मरीज़ को किस चीज़ से एलर्जी है। ज़्यादातर केसेस में वो कुछ हाउस डस्ट माइट होते हैं जो निकलता है कि इसकी वजह से मरीज़ को एलर्जी है। अब इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, उस हाउस डस्ट माइट की ही बहुत कम डोज में मरीज़ को इंजेक्शन दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, इट इज़ डिसेंसिटाइजेशन, कि जो मरीज़ को एलर्जी है उससे उसको बहुत बहुत मिनिमम डोज में एक्सपोजर बार बार होता है, और ताकि वो इम्यूनोथेरेपी से मरीज़ का एलर्जिक टेंडेंसी ख़त्म हो जाए। तो ये अभी तो इंटरनेशनल गाइडलाइन भी रिकमेंड करती हैं कि इम्यूनोथेरेपी शुड बी यूज्ड, कि जो बहुत हल्के मरीज़ हैं, बहुत माइल्ड एस्थमा वाले मरीज़ हैं, उनमें इम्यूनोथेरेपी काफ़ी हद तक काम करती है। इम्यूनोथेरेपी भी 2 तरीके की होती है, एक सबलिंगुअल होती है कि कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो मरीज़ को मुंह के अंदर रखनी होती हैं, और कुछ इंजेक्शन आते हैं जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं। पर इम्यूनोथेरेपी का प्राइमरी रोल बच्चों वाले एस्थमा में एलर्जिक राइनाइटिस, यानी जिनको एलर्जी की वजह से छींकें आती हैं, या फिर जिनका एस्थमा माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, उन मरीजों में इम्यूनोथेरेपी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है। अब एक और सवाल हम लेते हैं। अमन ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश से पूछा है, डॉक्टर अग्रवाल, मुझे भी कोविड-19 हुआ था और इसके बाद से मैं तेज़ दौड़ने, साइकिल चलाने और ब्रिस्क वॉक करने पर सांस नहीं ले पाता हूँ। कभी कभी तो सांस ही नहीं आती। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो 4 साल हो गए हैं। अपना अस्थमा कैसे ठीक करूँ? हाँ, ये भी है। कोविड के बाद ऐसे बहुत लोगों में शिकायतें आई कि उनकी जो ब्रीदिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, क्योंकि लंग्स की कैपेबिलिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। तो लंग्स की पावर को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्राणायाम जैसी एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइजेस से तो ब्रीदिंग में डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको ग्रेजुअल लेके जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में कई ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे त्रिकटु है, बहुत आसानी से उपलब्ध रहती है, या व्योषादी चूर्ण है, तालिसादी चूर्ण है। इस तरह की अनेकों औषधियाँ होती हैं। अगर उनका हम सेवन करते हैं तो वो लंग्स की और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ होती है, ब्रीदिंग एबिलिटीज़ होती हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि आयुर्वेद की दृष्टि से हमें इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाना होता है। तो जब हम आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करते हैं तो एक तरह से जो पूरी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसमें कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, और उन ऑर्गन्स की जो डेली जो उनकी फंक्शनिंग है, उसको भी मजबूत करना वो इम्यूनिटी का पार्ट है। वो केवल हमने आईजीजी को कंट्रोल कर लिया या हमने WCs को कंट्रोल कर लिया, वो नहीं है। उसके अंदर बाकी सारे फैक्टर्स भी काउंट होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इसलिए आयुर्वेद की औषधियों का जो एसेंशियल पार्ट है कि हम इम्यून थेरेपी देते हैं। इसी तरह के लोगों में भी योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और अपने पूरे बॉडी को, लंग सिस्टम को डिटॉक्स कराने से अगर वो कराएंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, जैसा अभी डॉक्टर अग्रवाल ने भी पहले बोला था कि ये वर्सेस नहीं है, तो आप क्या मानेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच अस्थमा को लेकर भी? और जब होम्योपैथी में, क्योंकि खासकर लोग ये मानते हैं कि बहुत सारे परहेज़ हैं, अगर आप होम्योपैथी कर रहे हैं तो कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, कुछ खा नहीं सकते, क्या मैसेज आप इसे लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे परहेज़ हैं। हम लोग बिल्कुल अलाउ करते हैं, अगर कोई पेशेंट, उसकी स्टेज ऐसी है कि उसको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए मेडिसिन का, तो एलोपैथिक ले रहा है तो हम बंद नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि यू कैन कंटिन्यू। और कई स्टडीज़ हमने ऐड ऑन किया है, एडजंक्ट स्टडीज़ की हैं कि एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी चला करके उनके आउटकम देखे हैं। तो ये देखा गया है कि एडजंक्ट थेरेपी हैज़ बीन फाउंड मोस्ट बेनिफिशियल। तो हम मना नहीं करते हैं। जहाँ अगर पेशेंट कहता है नहीं एलोपैथी का हमारे को कहीं दिख रहा है, कोई सप्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कई पेशेंट्स के अंदर ये देखते हैं कि अगर कोई सप्रेशन होता है, लंग्स का कहीं सप्रेशन हुआ, अस्थमा सप्रेस किया, तो किसी और एरिया में स्किन पर उसके रैशेज आ जाते हैं, स्किन के एक्जिमास बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें भी पेशेंट लेकर के आते हैं। तो हम पहले उसको अनसप्रेस करते हैं, मीन जो सप्रेशन दबा हुआ है उसको पहले दवाइयों के माध्यम से डिटॉक्स करा जाता है, और फिर जो सिम्टम आ रहे हैं, जो ओरिजिनल सिम्टम थे, उसको समझ करके फिर दवाइयों का चयन किया जाता है। तो पेशेंट्स चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हों, एलोपैथी ले रहे हों,
अब सरकार कहती है आज की डेट में इंटीग्रेटेड कैफेटेरिया अप्रोच है, तो हर जगह पे ये कैफेटेरिया अप्रोच चल रही है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि पेशेंट लालच के माध्यम से या जल्दी ठीक होने के माध्यम कारण से वो क्या है कि एलोपैथी के उसमें भी दवाइयाँ ले रहा है, आयुर्वेदिक भी ले रहा है, फिर होम्योपैथी भी लेना चाहता है, तो वो एक गलत संदेश जाता है कि जो भी लक्षण है उसके हिसाब से मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है जी। एक सवाल डॉक्टर मित्तल, ये शीतल सोलंकी ने मध्य प्रदेश से पूछा है, मेरी उम्र 40 साल है और मुझे पिछले 20 साल से अस्थमा है। क्रॉनिक अस्थमा होने के कारण सर्दी आते ही मैं अपना काम भी नहीं कर पाता, परिवार पर निर्भर हो जाता हूँ, बहुत मुश्किल से नौकरी पर जाता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कैसे राहत मिलेगी? तो अगर आप देखें, अगर आपको 20 साल से अस्थमा है तो एक चीज़ तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आपका अस्थमा ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा के आपकी जो भी दवाइयाँ या इन्हेलर उन्होंने बताए हैं उनका रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इंटरमिटेंट करेंगे, मतलब आपने 2 दिन इन्हेलर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन लिया फिर छोड़ दिया, वो स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आपको 20 साल से इतना लंबा दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, जैसे ही मौसम बदलता है आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ अभी मौसम बदल रहा है, मेरी दिक्कत बढ़ने वाली है, उस समय आपको अपने लाइफ स्टाइल में मेजर चेंज करना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना है, डस्ट को एब्सोल्युटली अवॉइड करना है, जो भी काम करना है या तो मास्क पहनना है या अपने पर्दे, कंबल, इन सबको ठीक से वॉश कराना है ताकि आपको कोई एक्सपोजर ना होए। अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं है कि अब मेरे को इतनी सांस की दिक्कत हो रही है मैं बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हूँ। तो आप अपनी दवाइयाँ रेगुलर तरीके से लें, अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें, तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपका अस्थमा ठीक रहेगा। प्रॉब्लम क्या होती है ज़्यादातर मरीजों में, मुझे लगता है कि आपके साथ भी हो सकता है, कि जैसे ही ठीक हुए, जनवरी आई, फरवरी आई, बिल्कुल ठीक हो गए, सब दवाइयाँ छोड़ दी, सब परहेज छोड़ दिया, सारा लाइफ स्टाइल बेकार कर लिया, वहाँ से फिर अगले 6 महीने तक सेम चलता है और जैसे ही मौसम बदलता है फिर दिक्कत आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप एफ़र्ट लगाएं लाइफ स्टाइल पे, दवाइयों पे, वो एक कंसिस्टेंट एफ़र्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अभी मौसम बदल रहा है या अभी दिक्कत बढ़ रही है मैं सिर्फ अभी इलाज करूँगा और बाकी समय मेरा जो भी है मैं वो वैसे अपनी मर्ज़ी से करता रहूँगा। वो बहुत ज़रूरी है बीमारी के पूरे कंट्रोल के लिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले प्राणायाम की बात की डॉक्टर अग्रवाल आपने, तो एक सवाल कुछ उसी से जुड़ा हुआ है, मैं चाहूँगी आप भी जवाब दें। उत्तर प्रदेश से ये सवाल है, मेरे दोस्त को अस्थमा है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या एक्सरसाइज से अस्थमा को दूर किया जा सकता है, अगर हाँ तो किस हद तक? देखिए, एक्सरसाइज या प्राणायाम ये लाइफस्टाइल का पार्ट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। इसमें ऐसे कहना कि सिर्फ इसी से ही वो ठीक हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है अस्थमा की या किस डिग्री पे या कितना क्रोनिक है। तो उसके साथ साथ तो कुछ औषधियाँ लेनी भी पड़ सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर जैसे कि पहले वाले अभी आपने एक पेशेंट का जवाब डॉक्टर मित्तल ने दिया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको 20 साल से अगर अस्थमा है या आपको इतनी क्रोनिक प्रॉब्लम है, तो ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि मैं शायद ये जो भी चीज़ें ले रहा हूँ एलोपैथी की मेडिसिन के तौर पर, क्या मैं साथ साथ उसमें आयुर्वेद भी कुछ ले सकता हूँ क्या? तो क्या हम 3 से 6 महीने अगर लग के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का साइमल्टेनियसली इलाज करें, तो एक बड़ी संभावना है कि आपकी ये जो क्रोनिसिटी है ये कम हो जाए या इंटेंसिटी उसकी बहुत ही कम हो जाए या आप ठीक भी हो जाएं। तो एक ये जो चीज़ें हम कई बार नहीं करते हैं और एक तरह से बिल्कुल अज्ञानता में पड़े रहते हैं और एकदम डिपेंडेंसी दिखाने लगते हैं कई बार चीज़ों पे, वो भी बहुत गलत है। इसी तरह से एक्सरसाइज का भी रूटीन है कि एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सेसिव एक्सरसाइजेस अगर किसी कोई करेगा, बहुत ज़्यादा पता लगा कि कुछ दिन जोश चढ़ा और आपने बड़ी तेज़ से ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, रनिंग कर ली, ट्रेडमिल पे कूद लिए, तो फिर दिक्कत होनी है। तब आप उसको सब पूरे सिस्टम को आप ब्लेम करने लगोगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुअली उसको किया धीरे धीरे करके, तो निश्चित रूप से उसका इलाज मिलता है। और प्राणायाम तो सभी तरह के जैसे प्राणायाम करेंगे, रूटीन में करेंगे, रेगुलर करेंगे, स्ट्रेस पे भी काम करेगा, वो स्ट्रेस पे भी काम करेगा। बिल्कुल, प्राणवात बोलते हैं आयुर्वेद जी, जी। में। मैं टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं, जी। लेकिन प्राणवात मतलब उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। और कई बार उसका ट्रिगर जो होता है वो अस्थमा ट्रिगर कर देता है। कई बार कोई बहुत सारा आपका नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं, कई बार आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, कई बार अपने अर्जेस को सप्रेस किया हुआ है आपने बहुत लंबे वक्त तक, तो वो लगातार आपके पूरे जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब रहता है उसकी वजह से, और वो भी कई बार क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एस्मा को ट्रिगर करता है। क्योंकि एक्सरसाइज की बात हो रही है, तो डॉक्टर मित्तल आप भी थोड़ा बताइए कैसे एक्सरसाइज करनी है। एलोपैथी क्या आप लोग क्या सलाह देते हैं अपने? तो एक्सरसाइज बिल्कुल ऑब्वियसली फुल्ली रिकमेंडेड है दैट पेशेंट शुड एक्सरसाइज विद इन दी कैपेसिटी। इट शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरीज ऐसे भाग रहा है, बिल्कुल सांस उखड़ रहा है,
नहीं, मरीज़ को धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए। सपोजिटली कोई बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता, उनको बहुत धीरे धीरे अपने लेवल पे जाना है, बट पेशेंट को एफर्ट करना चाहिए कि वो अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करे। पहली बात, जैसे बहुत सारे एथलीट होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर हमारे फॉलोअप में बहुत सारे एथलीट होते हैं जिनको एस्थमा होता है, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस से पहले इन्हेलर लेना चाहिए। जैसे अगर आपको एस्थमा है, आप जिम ज्वाइन करते हैं, तो आपको हैवी एक्सरसाइज से पहले अपना इन्हेलर लेना चाहिए, ताकि जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको उस समय अटैक ना पड़े या आपकी सांस में उस समय दिक्कत ना उखड़े। तो एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, जो बच्चे जो खेल खेलते हैं, घर के बाहर गए, शाम को खेल के आए, वापस पहुंचे, बिल्कुल सांस उखड़ रहा है, वो गलत है। दे शुड एक्सरसाइज, बट उस अपनी कैपेसिटी में विद यूज़ ऑफ रेगुलर मेडिकेशंस। ठीक है, एक सवाल और है डॉक्टर गुप्ता, ये सवाल रविंद्र सिंह का है पंजाब से। इनका कहना है मेरे पिताजी की उम्र 80 साल है, उन्हें दमा है, हाल ही में उन्हें टीबी भी हुआ था, कैसे इस उम्र में हम उन्हें ठीक रख सकते हैं? देखिए, क्योंकि अस्थमा, दमा है और टीबी है, तो ये दोनों चीज़ें लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट किया है। तो और उम्र ऐसी है कि 80 साल, जहाँ इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी को बहुत लंबे समय के लिए इलाज कराएं, चाहे जो भी पद्धति आप अपनाना चाहते हैं आप ज़रूर करिए, और उनके खान पान और अच्छी चीज़ें दीजिए, इम्यूनिटी जिससे बूस्टअप हो सके, किसी भी माध्यम से वो दी जा सकती है, तो वो मैं आपको सलाह दूंगा। और ये इलाज संभव है, ऐसा नहीं है, आज की डेट में टीबी जो है बिल्कुल इसका उपचार संभव है। अस्थमा है वो एक अंडरलाइंग कॉज है, शायद अस्थमा पुराना होगा, टीबी अभी हुआ होगा, तो पहले जो सरफेस पे बीमारी आई है टीबी, उसका आप इलाज कराइए, और 6 महीने 8-9 महीने के इलाज से वो टीबी बिल्कुल सही हो सकती है। जो अस्थमा अंडरलाइंग है उसका इलाज जारी रखिए, जितनी उम्र उनके भगवान ने दी है तो वो अच्छे समय पे अच्छी गुजरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें। उनके लिए जो स्टेज के हिसाब से एक्सरसाइज है वो बताई जा सकती है, उसके लिए आप योगा, प्राणायाम जैसे अभी डिस्कस हुआ है वो आप कर सकते हैं, और खान पान बहुत इम्प्रूव उनकी एज और स्टेज के हिसाब से दिया जाए। वही मैं कहूँगा कि ये आपके पिताजी के लिए अच्छा एक इलाज का समावेश रहेगा। जी डॉक्टर मित्तल, ये सवाल है प्रियंका तिवारी का बिहार से। इनका कहना है मेरी उम्र 27 साल है, मुझे अस्थमा की शिकायत है, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, अब मैं बच्चे के लिए प्लानिंग कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को अस्थमा ना हो, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो अगर बच्चे को अस्थमा ना हो, आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो तो बच्चे में जाएगा, वो तो आप नहीं बदल सकते, पर आप क्या बदल सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अपना एनवायरनमेंट, अपना खान पान, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग। सो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, जो पहले विदेशों में एलर्जी बहुत ज़्यादा थी, इंडिया में कम थी, कि ब्रेस्ट फीडिंग कम हो गई है। जिन बच्चों को बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती या कम कराई जाती है, उनमें दमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को 6 महीने ब्रेस्ट फीड कराएं। जैसे एक होता है हाइजीन हाइपोथेसिस, शायद डॉक्टर साहब भी उस बात को मानेंगे कि जो पहले बड़े देश होते थे, वहाँ पे बहुत साफ़ सफाई होती है। जब बचपन में ही बच्चे को एलर्जन एक्सपोजर नहीं होता उसको कोई, तो उसमें एलर्जी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो साफ़ सफाई वाले देश होते हैं उनमें एलर्जिक अस्थमा ज़्यादा होता है। भारत में अगर देखें तो पहले अस्थमा कम होता था, अब बढ़ गया है, पर जैसे ये हाइजीन हाइपोथेसिस होती है, तो आप अपने घर का एनवायरनमेंट साफ रखें, बट इट डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल सब कुछ एकदम पहुँच के रखेंगे, आप हर चीज़ पे सैनिटाइज़र डालेंगे। उन सब चीज़ों से भी ये कहते हैं कि एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल दें, ब्रेस्ट फीडिंग दें, अप्रोप्रिएट टाइम पे वीनिंग करें, ताकि वो उसमें जो एनवायरमेंटल कॉजेज हैं वो आप प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है, इस पर आप कुछ कहेंगे डॉक्टर अग्रवाल? हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि निश्चित रूप से ये तो फैक्ट है कि हमको एकदम से बच्चे को ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ही गोलू मोलू सा हो जाए, कि मतलब किसी भी टफ एनवायरनमेंट को वो झेल नहीं पाए। बट ऑन द अदर हैंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसी अपनी डाइट रूटीन्स करें, और जो प्रेग्नेंट अगर लेडीज़ हैं उनको ये विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को और डाइट को ठीक रख लिया तो बच्चे में ये किसी भी तरह की जो सो कॉल्ड जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं उनको पास ऑन होने की संभावना मिनिमाइज़ हो जाती है। तो ये अस्थमा तो स्पेसिफिक फैक्टर है, और आयुर्वेद की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि हम लोग इसको पूर्णतः ऐसा भी नहीं कहते हैं कि अगर जेनेटिक्स है तो आपको होगा ही होगा, तो इसको एक बहुत हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं। और अपने प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ऐसे खान पान और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रसायन औषधियों का
मैं रिपीट तो कर रहा हूँ। प्लीज बताइए क्या खाएं क्या ना खाएं। जैसे कि एक बहुत छोटी और ये सी सभी चीज के है, लिए। जैसे कि कई बार कुछ केला हर घर में उपलब्ध है, लौंग हर घर में उपलब्ध है। बिल्कुल। तो आप क्या करिए कि 6 से 8 लौंग केले में अंदर उसको फंसा दीजिए और रात भर उसको रखिए और उसके बाद सुबह उसका खाली पेट सेवन करिए। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ मत खाइए। तो अब ये जो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हल्दी है, टर्मेरिक हर घर में होती है। ऑफ कोर्स हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, कच्ची हल्दी मिलेगी तो और भी अच्छी बात है। तो हल्दी का अगर आप दूध पीते हैं तो हल्दी को दूध में उबाल कर पीजिए। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज की दुनिया में देखेंगे तो अमेरिका में, यूरोप में कुरकुमा लाते करके उसको एक बड़ी एग्जॉटिक ड्रिंक बना दिया है, जो हमारे देश की धरोहर थी। बहुत छोटी सी हमारे घर घर में जिसे कहते हैं का नुस्खा है एक तरह से। लेकिन उसको अगर सही तरीके से हम लेते हैं तो उसको कर सकते हैं। अगर किसी वजह से मिल्क सूट नहीं करता या मिल्क से हमको लगता है कि फ्लेम वगैरह ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा इंटॉलरेंस है या अच्छी क्वालिटी का मिल्क नहीं मिल पा रहा है, तो उसको किसी वेजिटेबल सूप में हल्दी को उबाल के जैसे तो उसमें पीजिए। रात्रि का भोजन हल्का करना चाहिए, समय से करना चाहिए। अक्सर ये देखने में आता है कि हम बहुत लेट इवनिंग भोजन करते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या कई बार रात में 11-12 बजे तक भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम ये सब करेंगे तो एलर्जीज और एस्मा प्रोन बन जाएंगे। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम 7, साढ़े 7 तक भोजन कर लें या उससे पहले ही कर लें और उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाएं। जिन लोगों को एस्मा की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, उनको 12 घंटे की, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन में या मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, वो करनी ही चाहिए। कि पूरा, जिससे कि हमारा पूरा जो हमारा सिस्टम है, हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, वो स्वतः करेक्टिव मेजर लेता है। और माइल्ड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि कई बार हम एक्सरसाइजेस करते ही नहीं हैं और दुनिया भर के एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं एक्सरसाइज ना करने के लिए, कि घुटने में दर्द हो रहा है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, एस्मा की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो उसी का इलाज भी वहीं से निकल के आता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम निश्चित रूप से कर पाएंगे तो बड़ा अंतर हम देखेंगे, बहुत बड़ा अंतर मिलता है। ये लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करे तो व्यक्ति। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या है जो करना है और क्या है जो नहीं करना है? देखिए, जो ऑलरेडी बातें हुई हैं मैं उसी को दोहराना चाहूँगा कि हमारे को लाइफस्टाइल तो सुधारना ही है। हमें ऐसी खाने पीने की चीज़ें भी देखनी है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, उम्र और स्टेज के हिसाब से जो चीज़ें आवश्यक हैं, जो हमारे को पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन चाहिए वो चाहिए। विटामिन सी जो हमारा होता है वो हमारे को इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो अच्छी मात्रा में विटामिन सी वाले जो फल हैं या सब्जियां हैं वो ली जाएं, तो वो ज़्यादा हमारे लंग की जो कैपेसिटी है और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। तो ये आहार विहार और हमारा जो विचार हैं वो भी, क्योंकि हमने अभी सुना कि जो हमारा विचार हैं वो भी एक ट्रिगर फैक्टर होता है अस्थमा के लिए। तो हमारे को तीनों चीज़ों में, आहार, व्यवहार और विचार, तीनों चीज़ों में हमें बैलेंस बना के चलना है। तो हमारे को लाइफस्टाइल, खान पान और हमारा व्यवहार और विचार, ये सब चीज़ों का एक एमलगमेशन हमें चाहिए। और दवाएं तो उपलब्ध हैं, किसी भी पद्धति में जाएं दवाइयां हैं। दवाइयां अगर हैं तो हैं, उससे क्योर होगा या नहीं होगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम सिम्टोमेटिक रिलीफ ज़रूर देते हैं। पेशेंट की जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, हमारी होम्योपैथी में दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को कम करती हैं। जो हम एक मानते हैं कि जैसे आयुर्वेदा में कंसेप्ट है कफ, वात, पित्त, ऐसे ही हमारे भी कंसेप्ट है सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। तो हमें देखना होता है कि ये जो अस्थमा का रूप है वो किस मियाज़म के तरफ से आ रहा है, सोरिक है, साइकोटिक है या सिफिलिटिक है। तो उसके हिसाब से हम दवाइयों का चयन करते हैं और देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एमलगमेशन हमें करना है और उसी के हिसाब से हम कोई भी, सिर्फ अस्थमा ही नहीं, कोई भी बीमारी हो उसको हम बिल्कुल इलाज संभव कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मित्तल, मैं चाहूँगी जाते जाते आप भी अपनी तरफ से सलाह दें, और ख़ास तौर से जिन बच्चों को अस्थमा है या फिर जिन परिवार में कोई अस्थमा का मरीज़ है, वह जो परिवार वाले, जो दोस्त हैं या जो स्कूल हैं, टीचर्स हैं, वो किस तरह से मदद करते हैं अस्थमा को मैनेज करने में, और साथ ही कि अस्थमा का मरीज़ एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है अगर आप लोग की दी जो सलाह और सुझाव हैं उन्हें शामिल करें अपने जीवन में, तो नॉर्मल जीवन जी सकता है? बिल्कुल। अस्थमा मैं कहूँगा कि ऐसी बीमारी है कि जिसका टाइम से पता चला, टाइम से इलाज चालू हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कुछ कह भी नहीं पाएगा कोई कि इसको अस्थमा है और इसको नहीं है, इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत होती है कि मरीज़ अस्थमा को इतना ख़राब या इतना ज़्यादा एडवांस स्टेज में लेके आते हैं हमारे पास कि वो उस समय फिर वो दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है उनको। तो जो मैं कहूँगा कि परिवार कैसे मदद कर सकता है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल
जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि घर में खाना ही वही बनता है, सो यू नीड टू चेंज योर फूड। आपको अपना खाना बदलना है, अपने खाने का तरीका बदलना है, पकाने का तरीका बदलना है, टाइमिंग ठीक करनी है अपने खाने की। अपनी फैमिली में सबको मोटिवेट रखना है कि भाई थोड़ा एक्सरसाइज करे, थोड़ा चले फिरे, या जो घर की साफ़ सफाई है, धूल मिट्टी से बचना है, वो सब है। दूसरा, स्कूल टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं, 3 को अस्थमा है। स्कूल टीचर को आइडिया होना चाहिए कि भाई इस बच्चे को दिक्कत है, अगर इसको कभी दिक्कत हुई तो मुझे क्या करना चाहिए, या बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं स्कूल में हूँ, मुझे दिक्कत हुई तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में स्कूल टीचर्स का बच्चों के अस्थमा मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई दफ़ा क्या होता है कि बच्चा शर्म के मारे क्लास में बताता नहीं है, या टीचर्स को पेरेंट्स बताते नहीं है कि इसको दिक्कत है, और बच्चे को बुखार आया, कुछ अटैक आया तो स्कूल में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी क्लास में बच्चे को दिक्कत है और इसको कोई दिक्कत होगी तो मुझे उस समय क्या करना चाहिए। ये सपोर्ट इमरजेंसी के लिए टीचर्स की साइड से बहुत एसेंशियल होता है। बिल्कुल। तो जो आप लोगों ने ज़रूरी सलाह और सुझाव दिए हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो जितने भी अस्थमा के मरीज़ हैं उन्हें ज़रूर काम आएंगे और एक वो बेहतर जीवन इन सुझाव को अपनाकर, सलाह को अपनाकर जी पाएंगे। डॉक्टर सौरभ मित्तल आपका, डॉक्टर नितिन अग्रवाल आपका, डॉक्टर नीरज गुप्ता, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। और अगले हफ्ते की बात करें तो अगले अंक में हम ग्लूकोमा पर बात करेंगे, जो आँखों से जुड़ी एक गंभीर समस्या है और भारत में बल्कि दुनिया भर में अंधेपन का एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि ग्लूकोमा, जिसे काला मोतिया कहा जाता है, ये माना, एक अनुमान में आपको बता दूं तो माना ये जाता है कि करीब 1.25 करोड़ लोग ग्लूकोमा से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ग्लूकोमा है। क्योंकि आपको बता दें कि इसको लेकर कोई लक्षण नज़र नहीं आते, इसीलिए लोगों को ये पता नहीं लगता, और जब तक पता लगता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए ग्लूकोमा को लेकर हम सभी थोड़ा और जागरूक होंगे। अगले अंक में हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अपने सवाल आप हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा जीमेल जो आईडी है वो हम आपको बता दें। हमारा मेल आईडी है ayushman.bhav03@gmail.com। तो हमें मेल के ज़रिए भेजिए अपने सवाल और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। More programs of Sunset TV. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.